Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. स्वागत है मेरे सारे प्यारे बच्चों का एक बार फिर से इन द क्लास ऑफ इंग्लिश विद मी यानी कि अमित महिंद्राज और आप देख रहे हैं वोकैब का महासंग्राम जहां एक बार फिर से जी हाँ प्यारे बच्चों बिल्कुल आज मंडे है और आज के दिन बिल्कुल फ्रेश तरीके से एक बार फिर से 15 नए शब्दों के साथ हम लोग प्यारे बच्चों यहाँ पर प्रेजेंट हुए हैं। तो भाई टाइम हो चुका है, घड़ी ने 5 बजा दी है, तो आइए चलते हैं देखते हैं फटाक से आज के सेशन का हमारे 15 नए शब्द क्या है जिसमें 5 इडियम्स भी आपके हमेशा के तरीके से होते हैं। तो फिर प्यारे बच्चों बिना किसी बात के यानी कि बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं फटाफट आज के सेशन को। जितने लोग प्यारे बच्चे सेशन को ज्वाइन कर चुके हैं थैंक यू सो मच। और उनकी जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं उनसे रिक्वेस्ट है फटाक से अपने फ्रेंड्स को भी इसको शेयर करें ताकि वो भी सेशन को ज्वाइन कर सके। तो फिर प्यारे बच्चों आइए शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के फर्स्ट वर्ड के साथ स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा सेशन का फर्स्ट वर्ड। तो प्यारे बच्चों सेशन का जो फर्स्ट वर्ड आपका है, जस्ट अ सेकंड मेरे प्यारे बच्चों, ये है सक। जी हाँ, इसकी स्पेलिंग है प्यारे बच्चों, इसकी स्पेलिंग है SUCCOR। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये कि इस वर्ड को प्रोनाउंस करते क्या हैं प्यारे बच्चों। SUCCOR सक। देखिए यहाँ पे आर आपका साइलेंट है, आप इसको प्रोनाउंस करेंगे सक। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये जो शब्द है ना ये एक नाउन है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में दिस वर्ड इज अ नाउन सक। जानते हैं इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले हिंदी की बात कर लेंगे। तो हिंदी में सक को कहते हैं मदद यानी कि हेल्प या राहत या परेशानी में सहायता। तो प्यारे बच्चों एक बात याद रखिएगा, सक एक नाउन है और इसका स्पेशली यूज तब होता है जब कोई आपका फ्रेंड या कोई इंसान जब मुसीबत में हो, परेशानी में हो, जब उस समय उसकी सहायता होती है तो उस सहायता को हम बोलते हैं सक। देखिए लिखा है यहाँ पे, सिंपल सी बात है, असिस्टेंस एंड सपोर्ट इन टाइम्स ऑफ हार्डशिप एंड डिस्ट्रेस। यानी कि हार्डशिप डिस्ट्रेस का मतलब परेशानी मुसीबत। ठीक है, तो प्यारे भैया असिस्टेंस एंड सपोर्ट इन टाइम्स ऑफ हार्डशिप एंड डिस्ट्रेस, तो ऐसी सहायता को हम बोलते हैं सक। और इसके इंग्लिश में जो सिनोनिम्स होते हैं वो एड, आप इसे ऐड कहते हैं या फिर हेल्प कहते हैं, ए हेल्पिंग हैंड भी कहते हैं या असिस्टेंस भी कहते हैं। तो ये हो गए इसके सिनोनिम्स, यानी कि प्यारे बच्चों असिस्टेंस हैंड, हेल्पिंग हैंड या फिर एड या हेल्प, ये इसके हो गए सिनोनिम्स। आप एग्जांपल देख सकते हैं, दे गिव सकर टू द विक्टिम्स ऑफ वार। ठीक है, तो ये रहा सेशन का प्यारे बच्चों आज का पहला शब्द SUCCOR सक, इसको प्रोनाउंस करते हैं। नाउन है, मतलब होता है मुसीबत के समय दी जाने वाली सहायता। जल्दी से बढ़ते हैं सेशन में अगले यानी कि सेकंड वर्ड की ओर। जी हाँ बच्चों, सेकंड वर्ड जरा देखिएगा, NOUS। जी हाँ बच्चों, NOUS ये नाउन है। इसका मतलब होता है, पहली बात इसको पढ़ते क्या है ये समझ लो। इसको पढ़ते हैं नाउस। जी हाँ नाउस इसको पढ़ते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, इसको प्रोनाउंस करते हैं नाउस। ये एक नाउन है, समझिए इसका मतलब क्या होता है। कॉमन सेंस आप समझते होंगे कि भाई लोग कहते हैं कि इनके अंदर कॉमन सेंस नहीं है भाई। तो कॉमन सेंस या फिर प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, किसी भी चीज़ को लेके, किसी भी बात को लेके जब हम बोलते हैं कि आपके पास इसके लिए कॉमन सेंस होना चाहिए, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस आप इसे कह सकते हैं। हिंदी में इसे कहते हैं बुद्धि, मन या समझ। बहुत सिंपल सा वर्ड है भाई, बुद्धि, मन या समझ इसे कहते हैं हिंदी में। इंग्लिश में कहते हैं कॉमन सेंस या प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। एग्जाम्पल अगर बताएं आपको तो नन ऑफ देम, उनमें से कोई नहीं, हैड जिनके पास था, द नाउस टू शट द डोर व्हेन द फायर ब्रोक आउट। भाई जाहिर सी बात है, सिंपल सी बात है, दरवाजा कोई भी अगर आपको बंद करना हो तो ये तो कॉमन सेंस है कि दरवाजा कैसे बंद होता है। एवरीबडी शुड हैव, मस्ट हैव नाउस यानी कि कॉमन सेंस। दिस इज कॉल्ड कॉमन सेंस यानी कि नाउस। और इसको आप विजडम भी कहते हैं, विट भी कहते हैं, प्रूडेंस भी कह सकते हैं, यानी कि प्रूडेंस, विट और विजडम, ये इस नाउस के सिनोनिम्स हो गए। तो ये रहा सेशन का सेकंड वर्ड नाउस, NOUS, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है, मतलब होता है एक कॉमन सेंस, बुद्धि, मन या समझ इसे कहते हैं। जल्दी से फटाक से प्यारे बच्चों पढ़ते हैं बिना किसी देरी के थर्ड वर्ड की ओर। जितने बच्चे सेशन को ज्वाइन किए हैं, कमेंट कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं भैया, लर्न करने का प्रयास भी कर रहे हैं, तो उनको थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। और प्यारे बच्चों बस ऐसे आप लगे रहिए
यही तरीका है ऐसे शब्दों को याद करने का। चलो भाई, तो तीसरा शब्द आपके सामने आ चुका है एड्रॉइट, ADROIT। आइए जानते हैं एड्रॉइट है क्या। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये है एडजेक्टिव, यानी कि ADJ शॉर्ट में कहते हैं, एडजेक्टिव है एड्रॉइट। और इसको पढ़ते हैं एड्रॉइट, बहुत सिंपल सा वर्ड है। मतलब होता है क्लेवर और स्किलफुल। जी हाँ बच्चों, क्लेवर और स्किलफुल, यानी कि जो क्लेवर भी हो और स्किलफुल भी हो, चतुर या चालाक या दक्ष या निपुण। इसको आप चतुर भी कहते हैं, क्लेवर, चालाक, क्लेवर, दक्ष या निपुण यानी कि स्किलफुल। इसी को हम कहते हैं चतुर, चालाक, दक्ष, निपुण यानी कि क्लेवर और स्किलफुल एड्रॉइट। अब देखिए, इसको आप एडेप्ट भी कह सकते हैं। जी हाँ, एडेप्ट मतलब भी सेम होता है, डेक्स्ट्रस सेम, डेफ्ट, एजाइल और निम्बल। तो निम्बल, एजाइल, डेफ्ट, डेक्स्ट्रस एंड एडेप्ट, इनका मतलब भी प्यारे बच्चों होता है, जो मतलब एड्रॉइड का होता है, यानी कि कुशल, दक्ष, प्रवीण, चतुर, चालाक। एग्जाम्पल देखेंगे इसका, ही वॉज एड्रॉइड किस चीज को लेकर के, एट टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स को कैसे अवॉइड करना है इसको लेके क्या है, बहुत स्किलफुल है वो, क्लेवर है, एड्रॉइट है। तो ये रहा सेशन का तीसरा शब्द, जिसका मतलब होता है क्या प्यारे भैया, कुशल, दक्ष, चतुर, चालाक, एड्रॉइट एडजेक्टिव है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। जल्दी से फटाक से बढ़ते हैं सेशन के चौथे शब्द की ओर। इस समय मेरे प्यारे बच्चे हिस्सा बने हुए हैं, देख रहे हैं वोकैब का महासंग्राम। ये रहा सेशन का चौथा यानी कि फोर्थ वर्ड, क्लैंडिस्टिन। जी हाँ, पढ़ते हैं क्लैंडिस्टिन, पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, नॉट टाइन, इट्स अ क्लैंडिस्टिन। देखो यहाँ लिखा है क्लैंडिस्टिन, इसको प्रोनाउंस करते हैं। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये भी एक एडजेक्टिव है प्यारे बच्चों, क्लैंडिस्टिन। जानते हैं इसका मतलब, शुद्ध हिंदी में अगर बताएं हम आपको, इसका मतलब होता है अप्रकट। जी हाँ बच्चों, अप्रकट या अवैध या अव्यक्त या गुप्त, यानी कि गुप्त इसे कहते हैं, अव्यक्त भी कहते हैं, अवैध भी कहते हैं, और अप्रकट भी आप इसे कह सकते हैं। ये है आपका वर्ड क्लैंडेस्टिन, जो कि एडजेक्टिव है। अब देखिए इसकी मीनिंग क्या होती है, केप्ट सीक्रेट और डन सेक्रेटिवली, यानी कि कोई चीज़ जो या तो रहस्यमय तरीके से रखी गई हो या फिर उसको रहस्यमय तरीके से किया जाए। तो केप्ट सीक्रेट और डन सीक्रेटिवली, स्पेशली बिकॉज बिकॉज इलिसिट, यानी कि अवैध तरीके से, जो इलीगल तरीके से ऐसा किया जाए और चुपके से किया जाए, उसे कहते हैं प्यारे भैया क्लैंडेस्टिन। इसका एग्जांपल देखिएगा, शी डिजर्व बेटर देन दीज क्लैंडेस्टिन मीटिंग्स। जो मीटिंग्स चुपके चुपके की जाती हैं और जिसका किसी को भान नहीं होता है, जो चुपके से की जाती है, बस उसको भी आप कह सकते हैं क्लैंडेस्टिन मीटिंग्स। यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके जो साइनों होंगे, सीक्रेट का वर्ड, फर्टिव। जी हाँ, फर्टिव इसका बहुत अच्छा शब्द है, फर्टिव या सरप्टिशियस, सरप्टिशियस या स्टेल्थी, स्टेल्दी। जी हाँ, स्टेल्दी, सरप्टिशियस, फर्टिव, कवर्ड एंड सीक्रेट, ये सारे शब्द क्या हैं, क्लैंडेस्टिन के सिनोनिम्स हैं। और हिंदी में कहते हैं अप्रकट, अवैध, अव्यक्त या गुप्त कहते हैं प्यारे बच्चों। ये रहा सेशन का आपका फोर्थ वर्ड। बढ़ते हैं जल्दी से अगले पांचवें शब्द की ओर। एस्पायर, ASPIRE, एस्पायर। देखिए एस्पायर क्या है, एस्पायर्स को पढ़ते हैं। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में बच्चों ये एक वर्ब है। जी हाँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये एक वर्ब है एस्पायर। देखिए मतलब होता है, हिंदी में सीधे पहले बात करेंगे, हौसला रखना या अभिलाषा करना किसी चीज को, या महत्वाकांक्षा रखना। तो मतलब भविष्य में किसी बहुत बड़ी ऊंचाई को पाने की क्या रखना, अभिलाषा रखना, महत्वाकांक्षा करना या हौसला रखना भी आप इसे कहते हैं एस्पायर। डायरेक्ट वंस होप्स और एम्बिशंस, किसके लिए, टूवर्ड्स अचीविंग समथिंग, किसी भी चीज को अचीव करने के लिए डायरेक्ट वंस होप्स और एम्बिशंस को ही बोलते हैं एस्पायर। और ये क्या है, ये एक वर्ब है, ये एक वर्ब है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। इसको आप डिज़ायर टू भी कहते हैं, एम फॉर या एम टू भी कहते हैं, होप फॉर या होप टू भी कहते हैं, लॉन्ग फॉर या लॉन्ग टू भी कहते हैं। यहाँ लॉन्ग मीन्स वो लंबा लॉन्ग नहीं, यहाँ लॉन्ग मीन्स उत्कंठा वाला, जिजीविषा यानी कि इच्छा वाला लॉन्ग है यहाँ पे। या फिर यर्न, यर्न फॉर, यर्न टू भी कह सकते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, हौसला रखना, अभिलाषा करना, महत्वाकांक्षा करना। एग्जाम्पल देखिएगा, वी नेवर थॉट दैट वी माइट एस्पायर टू दोज हाइट्स। तो ये रहा सेशन का पांचवा शब्द, जो कि एस्पायर था और ये एक वर्ब था। मतलब होता है महत्वाकांक्षा रखना, अभिलाषा रखना, करना किसी चीज को पाने के लिए।
सेशन का छठा शब्द आपके सामने आ चुका है, असेल, ASSAIL, ASSAIL, असेल, जो कि एक वर्ब है प्यारे भैया, और इसको पढ़ते हैं असेल। जानते हैं इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात तो हिंदी में कहते हैं टूट पड़ना, चोट करना, धावा बोलना। यानी देखो, क्रिटिसाइज़ स्ट्रांगली, मतलब किसी चीज़ को लेकर के या फिर किसी सिस्टम को लेकर के या फिर किसी इंसान की बहुत ज़बरदस्त तरीके से क्या उसका क्रिटिसाइज़ करना, उसके अगेंस्ट बोलना, क्रिटिसाइज़ स्ट्रांगली, इसी को लेके बोलते हैं टूट पड़ना, चोट करना, धावा बोलना। किसान बिल वापस हुआ, किसान बिल को वापस लिया गया, किसान बिल वापस लेते ही जैसे लिया गया सरकार के द्वारा, वैसे क्या हुआ, वैसे लोग क्या हो गए, लोग फटाक से असेल करना शुरू कर दिए कि किसान बिल वापस क्यों ले लिया, इसके पीछे की वजह क्या है, डर गए, जो भी है, ठीक है? तो इसको भी आप कह सकते हैं असेल करना, क्रिटिसाइज़ स्ट्रांगली, मतलब जो है किस टूट पड़ना, चोट करना, धावा बोलना, तो इसे कहते हैं क्रिटिसाइज़ स्ट्रांगली। अब एक देखिए, इसको सेंसर भी कहते हैं, इसको आप कंडेम भी कहते हैं, कास्टिगेट, चेस्टाइज़ या बरेट। तो बरेट, चेस्टाइज़, कास्टिगेट, कंडेम या सेंसर भी इसे कहा जा सकता है। इसका एग्ज़ाम्पल देखते हैं, ही असेल्ड अ ग्रुप ऑफ एडिटर्स फॉर देयर एलिज्ड एक्सेसेस। तो ये रहा सेंटेंस का छठा शब्द, यानी कि असेल, जो कि एक वर्ब है, मतलब होता है क्रिटिसाइज़ स्ट्रांगली। चलिए भैया बढ़ते हैं सेवंथ वर्ड की ओर। सेवंथ वर्ड आपका एट्रोफी, ATROPHY, एट्रोफी। एट्रोफी एक वर्ब है, एट्रोफी एक वर्ब है, और इसका देखिए मतलब हिंदी में होता है अपक्षय होना या छीण होना, किसी चीज़ का आहिस्ता-आहिस्ता अपने ओरिजिनल फॉर्म से थोड़ा-सा मतलब जो है उससे क्षय होना, उससे कम होता जाना। मतलब होता है ग्रेजुअली डिक्लाइन इन इफेक्टिवनेस और विगर ड्यू टू अंडर यूज और नेग्लेक्ट। जब किसी चीज़ का यूज़ हम नहीं करते हैं, ठीक है, वैसे ही पड़ी हुई है, तो आहिस्ता आहिस्ता होती क्या है, उसका अपक्षय होना शुरू हो जाता है, क्षीण होना स्टार्ट हो जाता है, उसी को हम कहते हैं एट्रोफी। ड्विंडल भी इसे कहते हैं, या डेटेरेट भी कहते हैं, या वेन, WANE, वेन। तो वेन, डेटेरेट या ड्विंडल, मतलब किसी चीज़ का थोड़ा-थोड़ा सा आहिस्ता-आहिस्ता कम होना, अपने ओरिजिनल फॉर्म से, अपक्षय होना, क्षीण होना, आप इसे कहते हैं। एग्ज़ाम्पल देते हैं इस पे, द इमेजिनेशन कैन एट्रोफी फ्रॉम लैक ऑफ यूज़। द इमेजिनेशन कैन एट्रोफी फ्रॉम लैक ऑफ यूज़। तो ये तो रहा सेवंथ वर्ड सेशन का मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से बढ़ेंगे सेशन में 8वें शब्द की ओर। ये रहा आपका 8वां शब्द, कन्फ्यूट, CONFUTE। प्यारे बच्चों, कन्फ्यूट हमारा एक वर्ब है। क्या है? कन्फ्यूट एक वर्ब है। आइए जानते हैं कन्फ्यूट का मतलब। कन्फ्यूट इज़ अ वर्ब, मतलब होता है, पहले हिंदी की बात कर लेते हैं, व्यर्थ कर देना, खंडन करना या गलत सिद्ध करना, किसी बात को मतलब ना मानना, किसी बात को मानने से इनकार करना, यानी कि व्यर्थ कर देना, खंडन करना या किसी बात को गलत साबित कर देना। प्रूव, किस चीज़ को? प्रूव, वो चाहे पर्सन हो या कोई दावा किया गया हो और एन असर्शन हो या कोई आरोप या कुछ ऐसा लगा हो, और एक्यूजेशन, इन तीनों चीज़ों को, तो चाहे वो पर्सन को, चाहे एन असर्शन को, चाहे एक्यूजेशन को क्या करना, प्रूव टू बी रॉन्ग, उसको गलत साबित कर देने को बोलते हैं भैया कन्फ्यूट, एक वर्ब है। अब देखिए, इसको डिसअप्रूव भी कहते हैं, या सॉरी डिसप्रूव भी कहते हैं। डिसप्रूव, कंट्राडिक्ट, निगेट, डिनाई या रेफ्यूट। तो रेफ्यूट, डिनाई, निगेट, कंट्राडिक्ट या डिसप्रूव इसे कहा जा सकता है। इसको आप कहते हैं व्यर्थ कर देना, खंडन करना या गलत सिद्ध करना। और देखिए इस पे एग्जांपल, restorers, जी हाँ, restorers who sought to confute this view were accused of ignorance। तो ये प्यारे बच्चे आपका रहा 8वां शब्द confute, CONFUTE, which is a verb, मतलब होता है व्यर्थ कर देना, खंडन करना, गलत सिद्ध करना, वो चाहे कोई पर्सन हो, कोई assertion, कोई दावा हो या कोई accusation, कोई आरोप हो किसी चीज़ को। confute 8वां शब्द। जल्दी से बढ़ेंगे सेशन में 9th वर्ड की ओर। 1 सेकेंड, इस शब्द को पहली बात तो देखो पढ़ते क्या है, BURGEON। अगर आप इसको पढ़ते हैं बर्गियोन या बर्जियोन, तो पहली बात तो इसको आप प्रोनाउंस गलत करते हैं। आइए बताते हैं आपको इस शब्द की मीनिंग के साथ साथ इस वर्ड को पढ़ेंगे क्या। देखिए यहाँ लिखा है,
बजिन, जी हाँ, इसको पढ़ेंगे बजिन, इसको पढ़ेंगे बजिन प्यारे बच्चों, BUR यहाँ लिखा है बजिन, बजिन इसको पढ़ा जाता है ना कि बर्गियन। तो बजिन इट शुड बी प्रोनाउंस्ड। बजिन का मतलब क्या होता है? बजिन का मतलब होता है बिगिन टू ग्रो और इंक्रीज रैपिडली। किसी चीज़ का बहुत तेज़ी से प्रसार होना, उसका फैलना, उसका इंक्रीज़ होना। बिगिन टू ग्रो और इंक्रीज़ रैपिडली मतलब बहुत तेज़ी के साथ। जब कोई कोई चीज़ बहुत तेज़ी से क्या होती है, बढ़ती है या फैलती है, उसी को हम कहते हैं बजिन सॉरी, इसको हम कहते हैं बजिन और इसको आप कहते हैं फ्लॉरिश। जी हाँ, इसको हम कह सकते हैं फ्लॉरिश होना, किसी चीज़ का बहुत तेज़ी से फलना-फूलना। देखिए इसे ग्रो रैपिडली भी कहते हैं, मशरूम भी कहते हैं या आप इसे कहते हैं प्रोलिफरेट। तो प्रोलिफरेट, मशरूम, ग्रो रैपिडली ये या फ्लोरिश भी कहते हैं। ये बजिन के जी हाँ, बजिन शब्द के क्या हैं? सिनोनिम्स हैं। एग्जाम्पल देखते हैं द सिटीज सबर्ब्स हैव बजिन्ड स्प्राउलिंग आउट फ्रॉम द सेंटर। द सिटीज सबर्ब्स हैव बजिन्ड स्प्राउलिंग आउट फ्रॉम द सेंटर, यानी कि ग्रो रैपिडली आप इसे कहते हैं, बजिन इसको पढ़ते हैं, हिंदी में कहते हैं बढ़ना बहुत तेजी से या फलना फूलना भी इसे कहा सकता है। ये रहा सेशन का 9th वर्ड। प्यारे बच्चों, प्रेजेंटिंग द 10th वर्ड ऑफ द डे इन दिस सेशन, circumscribe, बहुत बढ़िया शब्द है circumscribe। इन द पार्ट्स ऑफ स्पीच दिस वर्ड इज verb। यस प्यारे बच्चों, दिस verb is verb in parts of speech. Now the second thing is that the meaning of this word, what this word means, restrict something within limits। मतलब क्या है इसका? किसी चीज पे प्रतिबंध लगाना, पाबंदी लगाना, यानी कि किसी सीमा के अंदर उसको जो है बिल्कुल बंद कर देना। सिंपली बहुत बढ़िया शब्द है, पाबंदी लगाना, प्रतिबंध लगाना, रिस्ट्रिक्ट समथिंग विद इन लिमिट्स। अब देखिए इसका मतलब, अगर मैं बताऊं इसको इंग्लिश में, इसके जो साइनों होंगे तो कर्ब इसे कह सकते हैं, कन्फाइन भी कह सकते हैं, बाउंड, रिस्ट्रेन। रिस्ट्रेन, बाउंड, कन्फाइन या कर्ब कहते हैं, इसके सिनोनिम्स हैं। रिस्ट्रिक्ट समथिंग विद इन लिमिट्स। इसका एग्जाम्पल देखिएगा प्यारे बच्चों, द मिनिस्टर्स पावर्स are circumscribed both by tradition and the organization of local government। तो इस तरीके से क्या है, प्रतिबंध लगाना, पाबंदी लगाना, circumscribe होता है, CIRCUMSCRIBE, circumscribe verb है, मतलब होता है restrict something within limits, पाबंदी लगाना, प्रतिबंध लगाना, इसकी हिंदी होती है। ये रहा सेशन का 10वां शब्द। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, हैव पेशेंस, जस्ट रिलैक्स, don't go anywhere else because now 5 idioms are just going to come to you। देखते हैं आज के सेशन के 5 बेहतरीन से चमचमाते idioms। सर चमचमाते? अरे चमचमाते ही सही भाई, जब idioms होगी चमचमाएंगे मतलब न्यू idioms अगर आप याद कर पाते हैं एक दिन के अंदर, केवल सुनने से अगर आपको याद हो जाए 5 idioms, तो भाई चमचमाते इसे कहना कोई गलत नहीं है मेरे हिसाब से। ये रहा सेशन का 11th वर्ड इन द फॉर्म ऑफ इडियम्स। लीड समवन बाय द नोज। जी हाँ, इस इडियम्स का मतलब आपको बताना है। इन चारों में से कोई एक ऑप्शन जो इसका मतलब है, लीड समवन बाय द नोज का मतलब टू डू द राइट थिंग होगा, या टू फोर्स समवन टू टेक द ब्लेम होगा, टू डोमिनेट समवन होगा, टू क्वेरल विद समवन होगा। जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों फटाफट बताइए, लीड समवन बाय द नोज का मतलब क्या होगा? हाँ, टू डू द राइट थिंग होगा, टू फोर्स समवन टू टेक द ब्लेम होगा, टू डोमिनेट समवन होगा, टू क्वेरल विद समवन होगा। तो प्यारे बच्चों जरा समझिएगा, लीड समवन बाय द नोज का मतलब होता है टू डोमिनेट समवन। जी हाँ प्यारे बच्चों, किसी को डोमिनेट करना, ये होता है लीड समवन बाय द नोज का मतलब। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर ऑफ द गिवन इडियम, लीड समवन बाय द नोज। बढ़ते हैं जल्दी से फटाक से 12वें इडियम्स की तरफ। काउच पोटैटो बहुत सिंपल से है, तो बहुत कॉमन सा सुना हुआ सा होगा शायद आपका भी। काउच पोटैटो, इसका मतलब होता है वो इंसान जो बहुत टीवी देखता है। आप इसे टीवी का कीड़ा भी कह सकते हैं। जी हाँ प्यारे बच्चों, अगर हिंदी में बोले तो हिंदी में आप इसको कह सकते हैं टीवी का कीड़ा। जो टीवी बहुत देखता है उसे आप कहते हैं काउच पोटैटो। क्या होगा इसका आंसर? A person who sleeps all day? No. A person who watches too much television? बिल्कुल सही। तो क्या हो गया प्यारे बच्चों? आंसर हो जाएगा भाई ये जो आपका सेकंड ऑप्शन है, a person who watches
टू मच टेलीविजन, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड होगा काउच पोटैटो का मतलब एक इडियम्स है। देखते हैं भाई जल्दी से 13th क्या है? पुल योरसेल्फ टुगेदर। प्यारे बच्चों बहुत बढ़िया है। पुल योरसेल्फ टुगेदर का मतलब गो टू स्लीप होगा, काम डाउन होगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड होगा या डू अ गुड जॉब होगा। बहुत बढ़िया इडियम्स है। जल्दी से बताओ भाई कमेंट बॉक्स में सबसे पहले किसका आंसर किस बच्चे का आंसर आने वाला है? पुल योरसेल्फ टुगेदर, गो टू स्लीप होगा, काम डाउन होगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड होगा या डू अ गुड जॉब होगा। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर होगा काम डाउन, यानी कि पुल योरसेल्फ टुगेदर का मतलब होता है काम डाउन। ये हो गया इसका पुल योरसेल्फ टुगेदर का मतलब का मतलब शांत हो जाना, काम डाउन या शांत करना भी सही कह सकते हैं। 14th सेशन का इडियम्स क्या है? पुल समवन्स लेग। पुल समवन्स लेग का मतलब ट्रस्ट समवन, जोक विद समवन, गेट अपसेट विद समवन, टेल समवन अ सीक्रेट। तो जस्ट ट्राई टू आंसर विद इन सेकेंड्स कि पुल समवन्स लेग का मतलब इन चारों में से कौन है? वैसे पुल समवन्स लेग का मतलब किसी की टांग खींचना, किसी के मामले में टांग अड़ाना भी होता है। बट यहाँ तो वो शब्द अगर अगर वो यहाँ नहीं तो फिर इसका मतलब फिर यहाँ पे क्या सेट बैठेगा? तो ट्रस्ट समवन, किसी के मामले में टांग अड़ाने का मतलब ट्रस्ट समवन तो होगा नहीं, गेट अपसेट विद समवन होगा नहीं, टेल समवन अ सीक्रेट नहीं होगा, क्या होगा? जोक विद समवन। तो इसका मतलब जोक विद समवन भी किसी से मजाक करना, ये भी हो सकता है। तो पुल समवन्स लेग का मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। प्रेजेंटिंग द सेशंस लास्ट क्वेश्चन नंबर 15th। ये भी आपका हालांकि इडियम्स ही है, लेकिन इडियम्स यहाँ पर सेंटेंस के थ्रू है। एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर, अगेन आई एम टेलिंग यू, इट इज रियली क्वाइट इजी टू go for the answers when especially idioms are given through sentences. And so it's quite easy. Why? Because when you go through the sentence, when you read the sentence, then it becomes quite easier to answer. See, एट देयर विट्स एंड का मतलब क्या होगा? अब सेंटेंस पढ़ो, सेंटेंस में क्या कह रहे हैं? व्हेन राहुल टोल्ड एवरीवन दैट ही हैड रिजाइन्ड हिज जॉब, ऑल द मेंबर्स इन द फैमिली वर। जब राहुल ने सबसे हर किसी से बताया कि उसने जॉब से रिजाइन कर दिया तो क्या हो गए? तो घर में हर कोई क्या हो गया? हर कोई बिल्कुल चकित हो गया, मतलब बिल्कुल एकदम तरीके से मतलब भौचक्का हो गया। क्या होगा इसका आंसर? क्वाइट परप्लेक्स्ड। वेरी सीरियस नहीं होगा, क्वाइट एंग्री नहीं होगा, सेटिस्फाइड तो किसी कीमत पे नहीं होंगे। क्या होगा? क्वाइट परप्लेक्स्ड। परप्लेक्स्ड का मतलब होता है चकित होना, भौचक्का हो जाना। तो यही इसका आंसर होगा मेरे प्यारे भैया, चकित होना इसका मतलब होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा भाई थर्ड ऑप्शन, क्वाइट परप्लेक्स्ड। दिस इज द आंसर। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। ठीक है प्यारे भैया, तो ये थर्ड आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। 15वें का थर्ड इज द राइट आंसर। ठीक है भैया, तो प्यारे बच्चों सेशन के ये रहे आज के आपके 15 शब्द, इसमें से 5 इडियम्स हमेशा की भांति हमने यहाँ पे पेश किए, प्रेजेंट किए। एक बार फिर से आशा है, आई होप दैट यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस सेशन। और इस तरीके से प्यारे बच्चों जो है आप ऐसे बस लगे रहिए, बस आपका ये प्यार, आपका दुलार जितना भी है, भले आप 10, 12, 15, 20 जितने बच्चे आते हो सफिशिएंट है मेरे लिए, इतने ही सही है प्यारे भैया। बस ऐसे आप लगे रहिए और बस ऐसे मैं आपको पढ़ाता रहूँगा। आप इडियम्स को और इन वोकैब्स को एक डायरी में शायद आप कर भी रहे होंगे, आपको इनको मेंशन भी करते रहना है। और अगर हो सके तो आप इनको वीकली या 20 डेज़ के आफ्टर या मंथली तो एटलीस्ट एक बार आप इनको रिवाइज़ ज़रूर कर लीजिएगा, केवल पढ़ लीजिएगा केवल बस प्यारे भैया, ठीक है? तो प्यारे भैया, आशा है कि आपको ये सेशन एक बार फिर से बहुत अच्छा लगा होगा। जैसा आपको लगता है कभी-कभार कमेंट बॉक्स में नीचे लिख भी दिया करो, ठीक है? क्लास खत्म होने के बाद सर सेशन कैसा आपको लगा? आपके लिए एडवांटेजियस है या नहीं? या कुछ या क्या कुछ अच्छा मैं और आपके लिए कर सकता हूँ प्यारे भैया? इसके लिए भी आपका स्वागत है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं सेशन के बाद में। तो थैंक यू प्यारे बच्चों, एक बार फिर से मुलाकात आपकी होगी कल यानी कि ट्यूसडे को, मंगलवार को, जहाँ पर हनुमान जी का एक बढ़िया दिन है। फिर से भाई आपको देखेंगे, बताएँगे हम आपको 15 नए शब्द। थैंक यू क्लास, थैंक यू प्यारे बच्चों, और फिर से मुलाकात प्यारे भैया आप लोगों से होगी कल यानी कि ठीक 5 बजे। थैंक यू प्यारे बच्चों एंड जय हिंद। गुड बाय, बाय-बाय।